तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में देता है, क्यों दिया है और क्या ज़रूरत है और क्या लिमिटेशंस है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का, ताकि मिसयूज़ न किया जाए इस लॉ मेकिंग पावर का। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो आप कह सकते हैं कि जो 1, 2, 3 यानी 123 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, वो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है, यानी ऑर्डिनेंस बनाने का यानी ऑर्डिनेंस लाने का पावर देता है। ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश बोलता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अध्यादेश लाने का पावर क्यों दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों प्रोविज़न किया गया, इसके लिए अम्बेडकर साहब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले और फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने बताया कि आर्गूमेंट दिया कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, और हालांकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ इंडिया में ही है, दूसरे देश जैसे यूएस, यूके और अदर कंट्रीज़ हैं जहां डेमोक्रेसी है, वहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में है। तो अंबेडकर साहब ने आर्गूमेंट दिया कि जब को भी ऐसा सिचुएशन हो जाए और उस समय पे कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए, यानी मान लीजिए कि लॉ बनाना एकदम ज़रूरी है और उस समय पार्लियामेंट हमारा सेशन में नहीं हो, काम नहीं कर रहा हो और पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकता है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने एक प्रोविज़न रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 123 में बात करता है, 123 बात करता है ऑर्डिनेंस बनाने का। इसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। अब क्रिटिसाइज़ करता है तो करता है, लेकिन वो तो विजनरी आदमी थे, तो उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा कि अभी देश में लॉ बनाने और लॉ का बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, उससे बढ़िया है कि कोई सिचुएशन को किस तरह हम हैंडल करते हैं, वो लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है उसको बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, इसलिए ताकि देश में अगर कोई ख़तरा आता है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, कोई बाहर से कोई आप कह सकते हैं कोई फॉरेन अटैक आता हो, या वार का सिचुएशन हो, या इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, तो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया जा सके, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा फाउंडिंग फादर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का, ऑर्डिनेंस बनाने का पावर प्रेसिडेंट को दिया। ठीक है जी, चलिए इतना समझे। बगल में थोड़ा कुत्ता बोल रहा है क्योंकि रात का टाइम हो गया है, 1 बज गया है, तो ये सब परेशान करेगा, तो मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है, नहीं करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हो सकता है शोर शराबा होगा, क्योंकि ज़्यादा कुत्ता बोलता है यहाँ पे रोड पे, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान फोकस बोर्ड पे लाइए। तो देखिए आर्टिकल 123 यानी 123 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने, बनाने यानी कानून बनाने का पावर देता है। क्यों देता है, इसका लॉजिक क्या है वो हम आपको समझाएं। तो देखिए इस पावर को अच्छे तरीके से यूज़ करें और इसको मिसयूज ना करें, इसके लिए कुछ लिमिटेशंस दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो लिमिटेशंस क्या है आप थोड़ा समझ लीजिए। लिमिटेशंस कुछ है, वो लिमिटेशंस आप समझ लीजिए कि पहला लिमिटेशंस है कि जब कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, ऐसा नहीं, पहला लिमिट है कि जब कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, जब सर्कमस्टांसेस ऐसा क्रिएट हो जाए, जब पार्लियामेंट का दोनों हाउस जब सेशन में नहीं हो, जब काम नहीं कर रहा हो पार्लियामेंट का दोनों हाउस, तभी आप ऑर्डिनेंस
ला सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है और उसके थ्रू उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, और तो उस सिचुएशन को देखते अब क्या था नहीं था, एक्सटर्नल प्रॉब्लम था कि इंटरनल प्रॉब्लम था, वो तो उस समय की बात ही जाने। हिस्टोरियन से हम जो लोग हम लोग समझते हैं वो बात करते हैं, जो भी था। तो उस समय ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि उन लोगों को लगा कि शायद जेपी के भड़काऊ बातों पे जयप्रकाश नारायण जो हमारे अच्छे लीडर थे, जो हमारे देश को आज़ाद करने में है ना फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके जो भाषण था उसमें कुछ भड़काऊ एलिमेंट्स को देखते हुए, उनके भड़काऊ वर्ड को देखते हुए उस समय इमरजेंसी लागू किया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू ही। तो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न लाया गया था, कानून बनाया गया था, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास किया गया था जो उस समय के प्रेसिडेंट थे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और जब उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, तब आप आराम से ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और उसके थ्रू उस सिचुएशन को आप मैनेज कर सकते हैं। पहला तो ये हुआ है ना कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, तब आप जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तब आप इस ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, पहला। सेकेंड कि आप इस ऑर्डिनेंस को लाते वक्त आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि प्रेसिडेंट का जो लाए हैं, जो ऑर्डिनेंस लाए हैं प्रेसिडेंट, इसके पीछे का नीयत, इसके पीछे का जो उनका मंशा है वो अच्छा होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालाफाइड हो, करप्ट इंटेंशन हो, है ना, सिचुएशन कुछ और कह रही है और कुछ और करने की इरादा है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो लिमिटेशंस दूसरा ये भी है कि आप मालाफाइड तरीके से, है ना, मालाफाइड तरीके से आप यानी गलत इंटेंशन की वजह से आप इस ऑर्डिनेंस को नहीं ला सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ें हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो जो देश हित में हो, अब तो आप अगर ऑर्डिनेंस लाते हैं तो उससे देश में सिचुएशन अच्छी क्रिएट होगी और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा तो ये हुआ। तीसरा कि आप और एक और चीज़ बोला गया है कि प्रेसिडेंट ऐसा ना करे, इसमें इस मालाफाइड जो आप बिहेवियर बोल सकते हैं, जो नीयत बोल सकते हैं, जो इंटेंशन बोल सकते हैं, तो इस मालाफाइड नीयत और बिहेवियर इंटेंशन में आप ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कानून पास करें जो कंट्रोवर्शियल हो, है ना, जो देश हित में क्या मतलब वो कंट्रोवर्शियल हो, कुछ ऐसा सब्जेक्ट पे आप कानून बना रहे हैं जैसे फार्म लॉ था या कोई आईपीसी से रिलेटेड हो या कोई भी कानून हो, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल है, जिसमें कुछ मेजॉरिटी सपोर्ट करता है, कुछ माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं करता है, या किसी का कुछ राइट से रिलेटेड हो, ड्यूटी से रिलेटेड हो, ये सारे जो मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, जैसे यूजीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है उस पर आप कानून बना रहे हैं और पार्लियामेंट के डिस्कशन को बाईपास करने के लिए, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो, क्योंकि पार्लियामेंट जब सेशन में होगी तो आप कानून जब पार्लियामेंट के थ्रू बनाएंगे तो वहाँ पे तो डिस्कशन, डिबेट का तो मौका मिलेगा ना। जो अगेंस्ट में जो पार्टी है, या बोल सकते हैं कि जो माइनॉरिटी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसको अपना बात, अपना जो बोल सकते हैं विचार, थिंकिंग, जो अपना उनका लॉजिक है, उसको वो तो रखने का मौका मिलेगा।
लेकिन जब आप पार्लियामेंट के सेशन को बाईपास कर देंगे, जब पार्लियामेंट सेशन में है ही नहीं और ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कानून बनाएंगे तो क्या होगा, फिर वो सारे डिबेट डिस्कशंस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप गलत कानून भी बना सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आपका इंटेंशन एक तो सही होना चाहिए, दूसरा आप पार्लियामेंट के जो सेशन, पार्लियामेंट का जो डिस्कशन डिबेट का जो राइट है उसे बाईपास नहीं कर सकते हैं। यानी पार्लियामेंट का जो कानून है, पार्लियामेंट के जो सेशन जिस कानून से चलती है उस कानून को आप बाईपास नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़, आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक को ऑर्डिनेंस के थ्रू आप नहीं ला सकते हैं, और ला भी सकते हैं तो कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ क्या लिमिटेशंस हैं, यही कि आप गलत प्रैक्टिस के थ्रू आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आपका इंटेंशन अच्छा है कि आप बाद में उस कानून को पार्लियामेंट में पास करेंगे, तो पास तो करना ही पड़ेगा। आप जब ऑर्डिनेंस लाएंगे तो उसे तो पास करना पड़ेगा, और जब उस समय आप अच्छे तरीके से पास करते हैं कोई बात नहीं है, लाइए आप कानून, है ना। तो कुछ ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, और आप एक और लिमिट बोल लीजिए, तीसरा कि पार्लियामेंट आप ऑर्डिनेंस उसी सब्जेक्ट पे ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू उसी सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन का अधिकार है ना। यानी कहने का मतलब है, समझिए कि जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है उसी सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, उसी सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट कानून ऑर्डिनेंस के थ्रू बना सकता है। ऐसा नहीं कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उस पे आप पार्लियामेंट क्या करें कि ऑर्डिनेंस लाना स्टार्ट कर दे, ये चीज़ नहीं हो सकता। जो लेजिस्लेशन का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, उस जिस सब्जेक्ट पे, उसी सब्जेक्ट पे हमारा प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना सकता है। तो एक ये भी लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए, पहला हो गया कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, दूसरा मॉडिफाइड आपका नियत नहीं हो, आपका नियत खराब ना हो, और तीसरा आपका जब पार्लियामेंट सेशन में क्या बोलता है, जो पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन यानी कानून बना सकता है उसी सब्जेक्ट पे आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, कुछ और दिए गए हैं चीज़ें, जैसे कि 3 तो ये हुआ, एक और हो गया आपका 4th नंबर में आप कह सकते हैं कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो पार्लियामेंट हम लोग का फंडामेंटल राइट, सिटीज़न का, अपने सिटीज़न का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकता है। कानून के थ्रू, लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं छू सकते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अब तो खैर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बहुत बड़ा डेवलप हो गया, अब तो खैर नहीं ला, आप हिला भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ अब बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हो गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप ऑर्डिनेंस के थ्रू अपने सिटीजन का फंडामेंटल राइट आप नहीं ले सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, यानी फंडामेंटल राइट आप नहीं छीन सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। ताकि आप समझे, आप दिमाग लगाएं कि ये हमारा जो गवर्नमेंट है वो दिमाग लगाए कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि ऑर्डिनेंस लाते हैं और ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बनाते हैं, और उस कानून के थ्रू देश का जो सिटीज़न है उसका फंडामेंटल राइट छीन लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट पे, ताकि उसे इक्वलिटी पे मान लीजिए, है ना। तो ऐसा काम नहीं कर सकता हमारा गवर्नमेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट हम लोग से आप नहीं छीन सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू भी। ठीक है,
तो ये 4 लिमिटेशंस हुआ। कुछ और लिमिटेशंस है, जैसे वही बताएं ना हम आपको कि आप देश पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको डिबेट डिस्कशन की वजह से आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। फिर ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप ऑर्डिनेंस बनाने के चक्कर में पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं ही नहीं और कुछ दिन के लिए पार्लियामेंट का सेशन को पोस्टपोन कर दिए और फिर आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना रहे हैं, ये भी आप नहीं कर सकते। ये सारे चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेरा हमारा हम लोगों का बोलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, कैसे है, क्यों है और कब ये ऑर्डिनेंस ला सकता है, क्यों लाया जाता है, यानी जब सिचुएशन ख़राब हो किस सर्कमस्टांसेस में लाया जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग समझें, ठीक है। अब बात आई कुछ कि देखिए अब तो ऑर्डिनेंस लाया, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाया, किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी कानून लाया बनाया और पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं है। पार्लियामेंट मतलब सेशन में भी नहीं है, यानी पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है। दूसरा उसका बिहेवियर भी, नेचर भी ठीक है। सेशन में नहीं है मतलब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उसका मॉडिफाइड बिहेवियर भी नहीं है, मतलब उसका नीयत भी ठीक है और पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है उसी दायरे में रहकर कानून बना रहा है। कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट कानून है जो प्रेसिडेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मिनट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए कि प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस लाता है ना तो अपने डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं लाता है, मतलब कि जो उनका विवेक है उनके अनुसार नहीं लाता है, जो उसका मन किया उसके अनुसार नहीं लाएगा वो, है ना। कि मेरा अगर प्रेसिडेंट को आज जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं तो उनका मन किया कि जैसे जुडिशरी में बहुत सारे केस पेंडिंग हैं तो कुछ ऐसा कानून हम अपने हिसाब से बनाते हैं कि पूरा केस को ख़त्म कर देते हैं, एक बार सब बोल लो, जिसको जो ज़्यादा क्राइम किया है उसको दे दिया 1-2 साल का सज़ा, जो कम क्राइम किया है उसको चलो सटासट बेल दे के ख़त्म करो खेल, है ना, इतना केस को ख़त्म करते हैं। तो ये नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट, वो अपने डिस्क्रिशनरी और वो अपने हिसाब से, वो अपने दिमाग से नहीं कर सकता। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो जब ये सारे लोग एडवाइस देंगे, उनको सजेस्ट करेंगे, उनको सलाह देंगे प्रेसिडेंट को कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और आप अपने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू आप एक ऑर्डिनेंस लाइए जिसके थ्रू हम कानून बनाएं, तभी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकती है। ऐसा नहीं कि उनका मन किया कि अब चलो थोड़ा घूमते हैं तो चलो ऑर्डिनेंस बना देते हैं, ये वाली बात नहीं है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जब उनके ऐड और एडवाइस रहेंगे, जब ऐड और एडवाइस देंगे ये सारे लोग, तभी प्रेसिडेंट कानून ऑर्डिनेंस ला सकता है, ठीक है। तो आप समझें कि इनका पर्सनल इंटेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का पर्सनल इंटेंशंस की वजह से नहीं आएगा ऑर्डिनेंस, है ना। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा वही कहेगा, क्यों, क्योंकि 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1975 में क्या हुआ था, जब उस समय इंदिरा गांधी थी और जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो 75 में, है ना, 75 में तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब 75 में इंदिरा गांधी जी इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को जो प्रेसिडेंट के पास है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था। मतलब कि अब वो मॉडिफाइड हो या पार्लियामेंट सेशन में है कि नहीं है, या जो कानून बनाने का जो सब्जेक्ट है पार्लियामेंट के पास उस पर बना कि नहीं, अब किसी का फंडामेंटल राइट छीन रहा है, इस थ्रू इसको कौन जांच करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है या हमारा कोर्ट करता है, जो हमारा जुडिशरी है वो करता है। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 75 में लाया गया था, मैडम इंदिरा गांधी जी लाई थी, उस समय इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को जुडिशियल रिव्यू से
बाहर कर दिया था। यानी जुडिशरी जब कोई ऑर्डिनेंस लाएगा जब प्रेसिडेंट, तो जुडिशरी उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता और अपना जजमेंट नहीं दे सकता, समझे ना आप। यानी जुडिशियल के दायरे से बाहर कर दिया था कि आप चेक नहीं कर सकते, मेरे को चेक बैलेंस वाली जो कंसेप्ट है वो नहीं लगा सकते कि हाँ मैं किस सब्जेक्ट पे बनाऊँ, कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये सारे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। आपके दायरे से मैं बाहर कर दिया हूँ। उस समय 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये काम कर दिया था। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ओके, तो उस समय एक प्रॉब्लम था क्योंकि देश में उस समय तो कुछ और ही माहौल चल रहा था। लेकिन जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई 78 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू को क्या किया, रीस्टोर कर दिया है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू को रीस्टोर कर दिया। मतलब कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको क्या किया, डिलीट कर दिया है ना। उसको बोला कि भैया तुम अब खारिज हो जा, ख़त्म कर। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिलीट किया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी उस पर उसको छानबीन कर सकता है, उसको समझ सकता है, देख सकता है। जुडिशरी उस पर सोच विचार कर सकता है कि क्या वो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं था तब या मॉडिफाइड तरीके से लाया गया, या सब्जेक्ट जो दायरे में है उस पर बनाया है, या फंडामेंटल राइट किसी का तो नहीं वायलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशरी चेक कर सकता है। तो अब का सिचुएशन क्या है कि अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस लाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हमारा सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि ये सही तरीके से लाया गया है कि नहीं, इसका नियत, इसका प्रोसीजर सही है कि नहीं, इस सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना समझे। ओके, तो बहुत सारे चीज़ समझा दी हम, है ना। इससे पहले हम आपको समझाए थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है। दूसरा समझा जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में अब हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है वो ज़्यादा शोर कर रहा है, इसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा। क्या करें, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 बज गया होगा। तो जैसे जैसे रात ढलती है हमारा एनर्जी डाउन होते जाता है, बेसिकली मेरा तो ज़्यादा ही होता है। तो चाहते हैं कि जल्दी हम वीडियो रिकॉर्ड कर लें ताकि एनर्जेटिक होकर मैं आप लोगों को सारी चीज़ समझा पाऊँ, है ना। चलिए कोई नहीं, होता रहता है। तो अब जो सिचुएशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है कि जुडिशियल रिव्यू किसी भी ऑर्डिनेंस का किया जा सकता है। ठीक है, अब एक ऑर्डिनेंस का लाइफ कितने दिन तक होता है, मतलब जब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस लाता है तो कितने दिन तक चलेगी। जैसे पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, है ना, तो अब वो जब ऑर्डिनेंस लाता है, कानून जब प्रेसिडेंट अपने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू बनाता है तो उसका जो मैक्सिमम लाइफ होता है ना, एक तो होता है कि 6 वीक्स, मतलब जब पार्लियामेंट जब सेशन में आती है, जैसे पार्लियामेंट का कोई सेशन, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, तो जब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में आएगी तो उसके 6 वीक तक, 6 वीक्स यानी 6 वीक है, जो 6 सप्ताह है, उसके अंदर ही उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, तभी वो कानून बना रह सकता है ना। यानी कानून बने रहने के लिए उस ऑर्डिनेंस को 6 वीक के अंदर पास करना पड़ेगा, किसको, पार्लियामेंट के दोनों सेशन से, क्योंकि कानून बनाना
हमारा पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, एक हाउस से कानून नहीं बन सकता है। पार्लियामेंट का लोकसभा भी और राज्यसभा जब दोनों हाउस किसी भी कानून को पास करता है और जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है तभी वो कानून बनता है ना, तभी वो एक्ट बनता है। नहीं तो उससे पहले वो ऑर्डिनेंस ही होता है, ऑर्डिनेंस बोल रहे हैं, अध्यादेश ही होता है। अरे अध्यादेश क्या बोलता है उसे, गजब है यार। चलिए, यानी वो क्या बोलता है उसे, तो कानून, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ वर्ड को, कोई नहीं। तो जब ये तीनों व्यक्ति अपना अपना काम कर देता है, हाउस, तीनों व्यक्ति तो नहीं है, हाउस और दोनों हाउस और प्रेसिडेंट, तभी कोई एक्ट बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे ऑर्डिनेंस में क्या है कि प्रेसिडेंट पहले तो ऑर्डिनेंस लाया ही है, अब इस ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए क्या होगा कि पार्लियामेंट के दोनों सेशन जब पास करेगी 6 वीक के अंदर, जो 6 सप्ताह है उसके अंदर, 42 दिन के अंदर, है ना, 42 दिन के अंदर जब पास करेगी तभी ऑर्डिनेंस का एक्ट कानून बनकर रहेगा। नहीं तो क्या ख़त्म हो जाएगा, 6 वीक्स जब जहाँ एक्सपायर किया कि ख़त्म हो जाएगा। या जब मान लीजिए कि 2 सेशन पार्लियामेंट का सेशन, 2 सेशन के बीच में टाइम होता है, जैसे 6 मंथ का रहता है, तो 6 मंथ, मान लीजिए कि 6 महीने बाद अब पार्लियामेंट सेशन में आया, तो मान लीजिए कि आज पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ और कल जाकर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके वजह से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ले आया। ठीक है, दोनों सेशन ख़त्म हुआ, दोनों हाउस का सेशन ख़त्म हुआ और कल होकर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ले आया। तो अब जो पार्लियामेंट का जो अगला सेशन होगा, यानी 6 महीने बाद होगा, इतने दिन तक काम चले, वो ऑर्डिनेंस एक्ट के थ्रू एक्ट बनकर काम करेगा, लॉ बनकर काम करेगा देश में, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। तो आप जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा उस दिन से 42 दिन के अंदर, यानी उस दिन से जोड़ेगा 6 वीक्स, उसके अंदर इसको ऑर्डिनेंस को पास कर देगा तो फिर कानून बना ही रह जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ कितना है, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच, यानी 6 महीने ही हो गया, और उधर 42 दिन यानी 6 वीक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा। जैसे पार्लियामेंट का सेशन क्या होता है, एक विंटर सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, और एक क्या बोलता है उसे, समर सेशन होता है ना, विंटर नहीं समर बोल रहे हैं। एक बजट होता है, एक मानसून होता है, और एक आपको क्या बोले, विंटर बजट, और एक मानसून और एक विंटर। एक बजट, एक मानसून और विंटर, इन सभी सेशन के बीच में 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो जब कोई ऑर्डिनेंस बनेगा तो या तो 6 महीने ये और 6 वीक जो एक्सटेंड करके मिला है वो वाला 6 वीक। और मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट के 2 सेशन आज एक पहले शुरू हो रहा है, एक बाद में शुरू हो रहा है, यानी पार्लियामेंट का दोनों हाउस, मान लीजिए कि लोकसभा पहले शुरू हो रहा है, सेशन पहले स्टार्ट कर रहा है कि अब 1 से 30 के बीच में, मान लीजिए 1 तारीख से पार्लियामेंट का लोकसभा हाउस है जो वो स्टार्ट कर रहा है, सेशन स्टार्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा 15 तारीख से कर रहा है, अब 15 दिन का गैप हो गया बीच में, तो अब इसमें कौन सी डेट जुड़ेगा कि 6 वीक कहाँ से जोड़ा जाए। तो जो लास्ट हाउस है, जो सबसे बाद में स्टार्ट किया है अपना सेशन, उस टाइम से, यानी जो राज्यसभा जो 15 दिन के बाद स्टार्ट किया है उस दिन से, यानी उस 15 तारीख से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ 15 तारीख जो हम आपको एग्जाम्पल के लेकर समझाए हैं। ठीक है, जो यानी जो लास्ट जो हाउस सबसे बाद में स्टार्ट करेगा उस दिन से 6 वीक जुड़ेगा। ठीक है, समझे आप, बहुत सारी चीज़ आपको समझा दी है। और इसी से जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट। तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट बोलता है, जैसे बिहार का केस है, आपको हम बताते हैं, रुकिए। बिहार का केस ये है कि
हाँ, एक चीज़ और मैं मिस कर रहा हूँ, वो है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बताए हैं कि आप ऑर्डिनेंस उसी सब्जेक्ट पे ला सकते हैं जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का अधिकार है, लेकिन लॉ बनाने का अधिकार है, लेकिन आप ऑर्डिनेंस के थ्रू एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही मानिए कि आप ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको सेपरेट दोनों हाउस से उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करना पड़ेगा, तभी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना स्टार्ट कर दे, नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है, होना भी चाहिए भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अति क्या खेल थोड़ी ना है कि जब मन तब खेल दिया, है ना, खेल तो नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप ध्यान रखिए, स्टार मार्क लगा लीजिए कि आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए आप ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं कर सकते, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप ऑर्डिनेंस के थ्रू आप पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझे। ओके, चलिए आप समझाते हैं हम आपको बिहार का केस। तो उस समय डीसी वाधवा वर्सेस डीसी वासवा का केस था, है ना। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन सिंपल सा बताते हैं कि बिहार का केस है। उस समय 67 से 81 1967 से 81 के बीच में क्या हुआ कि बिहार में जो गवर्नर थे वो भाई साहब कुछ ज़्यादा स्मार्ट थे। तो उन्होंने कम से कम लगभग में बताया गया है 256 बार उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया इतने टाइम पीरियड के बीच में। अब भाई कानून बनाने के लिए लेजिस्लेशन का काम तो स्टेट असेंबली का है। अब इन्होंने अपना दिमाग लगा तिगरम लगाकर इन लोगों ने ऑर्डिनेंस लाना स्टार्ट कर दिया। तो जो केस हो गया था, केस सुप्रीम कोर्ट में गया था डीसी वाधवा, तो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि ऑर्डिनेंस लाने का कुछ लिमिटेशंस है भाई। आप ऐसा नहीं कि बस लाए जा रहे हो, जब मन है तब लाए जा रहे हो, दाल भात समझ रखा है क्या भाई। अरे ये ऑर्डिनेंस बनाने का पावर इसलिए नहीं दिया गया है ताकि इसका मिसयूज करो, है ना। आप कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो, तभी आप ऑर्डिनेंस लाइए, उसके थ्रू कानून बनाइए। या आप बाईपास कीजिएगा थोड़ी ना कि अब पार्लियामेंट के जगह पे आप ऑर्डिनेंस ही लाइए और कानून बनाइए, हो गया तब तो फिर यार डेमोक्रेसी रहेगी कहाँ। तो ये कानून, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, है ना। ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट हमारा बोलता है कि ये सारी चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग समझ लिए, आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पक्का या नहीं आप ज़रूर बताइएगा अपना राय कि समझ में आया नहीं समझ में आया। ऑर्डिनेंस बनाने का जो पावर है प्रेसिडेंट के पास में, वो आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत सारी चीज़ बताएं हम आपको, ओरली ज़्यादा बता दिए, है ना। लिख के आपको बताना चाहिए था, बट फिर भी हमें लगता है कि आपको लिखा हुआ सारी चीज़ तो ये सब एम लक्ष्मीकांत अदर जो बुक्स हैं वो सब में मिल जाएगा, लेकिन समझने समझाने की प्रक्रिया जो है ना ये नहीं मिलता है जल्दी। टीचर का काम क्या होता है, समझाना। अगर मैं भी आपको लिख कर सारे पॉइंट पढ़ के ही बता दूं तो मज़ा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट तो ऐसे लिखा ही है बुक में, तो आप क्यों ना जाके पढ़ लेंगे बुक, बात ख़त्म हो जाएगी। तो टीचर का काम होता है एक चीज़ को, एक वर्ड को एक्सप्लेन करना, बताना, उसका मीनिंग आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है, क्यों है ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि वन लाइनर तो चीज़ लिखी हुई आपके बुक में भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा जब हम लोग गवर्नर का टॉपिक पढ़ेंगे। उनका जो गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसमें मैं आपको पक्का रिवाइज करवाने का कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और मस्ती कीजिए। और कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कुछ नहीं है, दाल भात का कौर है। एक कानून बनाने के लिए बस दूसरा तरीका है ना। और बाकी क्या तरीका है वो हम आपको समझाए हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, नहीं तो मैं फिर आपको एक बार और आपको अगर आप चाहें तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि देखिए, चलिए दे ही देता हूँ, क्यों आपको बुरा लगे। आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कब ला सकता है? जब कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए जिसमें पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा हो, तब क्या ऑर्डिनेंस लाने का पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो आर्टिकल 123 डिस्कस करता है। ठीक है, कब ला सकता है? कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। अब जब लाएगा तो उसको पारित भी करना पड़ता है, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तब उसको पारित भी करना पड़ता है, दोनों हाउस से पारित करना पड़ेगा, तभी जाकर वो कानून स्टे होगा। नहीं तो फिर 6 वीक के बाद वो कानून ख़त्म हो जाएगा, या 6 मंथ के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद अगर नहीं आप पास किए 6 वीक के अंदर तो कानून ख़त्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं जो आप नीयत ख़राब नहीं होना चाहिए लाने के लिए, और आप उसी सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, जिसपे पार्लियामेंट बनाएगी। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं कर सकते हैं, यानी ला नहीं सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, बाकी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि जो जुडिशियल रिव्यू का हक जो छीन लिया गया था हमारे जुडिशरी से, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिस्टोर किया, फिर से जुडिशरी को पावर दिया। ठीक है, छीना था कौन सी? 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1975 में आया था, उस समय इस जुडिशियल रिव्यू का हक हमारे जुडिशरी से छीन लिया गया था। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई नहीं, ये जितेंद्र वादा करता है फिर आपको बढ़िया से समझाएगा, फिर आपको फिर से बताएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। मैं हूँ तो पॉलिटी आसान करना मेरा काम है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ओके, बाय बाय। मस्ती से और मज़े से पढ़िए।